हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है तेलंगाना में। वहाँ पे अभी एनजीटी का ऑर्डर आया है कि जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, वो जो प्रोजेक्ट था वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने से पहले वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। तो अभी एनजीटी की ऑर्डर आई है, इसमें बहुत सारे एनजीटी ने सजेशन और बहुत सारे फटकार भी लगाए हैं तेलंगाना गवर्नमेंट को। तो इस सेशन में हम ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नॉलेज एट सोर्स। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और आप ये सर्च कीजिए, आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट पेज पे आ जाएंगे, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप मेल कर सकते हैं, मैं आपकी कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज और एनी इन्फॉर्मेशन इफ यू वांट रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, तो आप हमें मेल कर सकते हैं knowledge@source@gmail.com पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ इसमें इसलिए है क्योंकि 20 अक्टूबर को एनजीटी ने ये बोला है कि जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट था वो एक्स पोस्ट फैक्टो था। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने से पहले वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। इसका एनजीटी का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें ये एनजीटी ने ये बोला है कि जो भी ये क्लियरेंसेज मिले नहीं है, तो इसके चलते ये जो अभी कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है वो एक्चुअली ये वायलेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट है। और इसके बाद एनजीटी ने ये भी बोला है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि डैमेज कितनी हुई है इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से, और उसको एक्सेस करेगी, और इस जो भी डैमेजेस हुए हैं उसको फिर रीस्टोरेशन के लिए जो भी सजेशंस वो कमेटी देगी। तो एनजीटी ने एक तरफ तो फटकार भी लगा है, एक तरफ से सजेशन भी एक कमेटी बनाने के लिए बोली है, ठीक है। एनजीटी ने फिर ये भी बोला है कि जो भी एक मिनिस्ट्री बनाई जाएगी। सबसे पहले तो उन्होंने एनजीटी ने ये बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट जो है उनको बोला है कि एक 7 मेंबर की कमेटी अब बनाइए, और जो भी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की जो प्रोसेस है उसको एक एक्सपेडाइट मैनर में अभी स्टार्ट किया जाए आफ्टर एक्सेसिंग द सिचुएशन, और जो भी रीस्टोरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए उस पर वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में ये भी एक सिचुएशन अभी आपको ये याद रखना है कि ये जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, कौन से रिवर पे। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कावेरी रिवर के ऊपर बेस्ड है ये जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। और जो ये अभी प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो भी एनजीटी ने ऑब्जर्वेशन किया है, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है एनजीटी ने, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एनजीटी ने ये बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पहले तो इलीगल वे में ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस मिला उसको, एक्स पोस्ट फैक्टो। एनजीटी ने ये साफ शब्दों में कहा है, इसका मतलब कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस मिलने से पहले वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। और फिर एनजीटी ने ये भी बोला कि अभी जो सिचुएशन है अभी उसके चलते ये तो नाइदर इट इज पॉसिबल नॉट डिजायरेबल टू अंडो व्हाट हैज हैपेंड। तो जो भी अभी हो चुका है या तो ना तो उसकी अभी जरूरत है उसको चेंज करने की, और ना ही ये चेंज किया जा सकता है। लेकिन एनजीटी ने ये बोला कि जो भी अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स होनी चाहिए, और बाद में कभी इस तरीके की सिचुएशन ना हो इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। एनजीटी ने फिर ये बोला कि जो भी पार्टी अफेक्टेड है इसके चलते इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट हुआ है, और जो भी इसको इवन ट्राइबल पीपल या उधर वहाँ के लोकल पीपल्स, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उनको क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनको आपको 3 वीक्स के अंदर उनको वहां पे सजेशंस या उनकी जो ग्रीवांसेज हैं उनके वहां पे लॉज करा सकते हैं। किसके पास, तो MOEFCC, ठीक है। यहाँ पे एनजीटी ने फिर ये बोला है कि MOEFCC जो है उसको मेजर आगे इस तरीके की सिचुएशन ना झेलना पड़े उसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा, और जो भी सिचुएशंस इस तरीके के हैं उस पर वर्क करना पड़ेगा कि कैसे ये आगे सिचुएशन फिर से रिपीट ना हो पाए, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगा कि एनजीटी ने बोला है कि इंस्टेड ऑफ कन्फाइनिंग कंसिडरेशन, सबसे एनजीटी ने ये बोला है साफ साफ शब्दों में कि जो भी आगे इस तरह की प्रोसेसिंग आती है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए, तो सबसे जो मेन ध्यान देने की जरूरत है कि फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे साइट पे होना चाहिए, और उसकी जो एक थॉरो जांच होनी चाहिए कि क्या किस तरीके की इम्पैक्ट होगी वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट पे, वहाँ की मैरीन लाइफ पे, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी पे। तो इन सब चीज़ों पे वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि सिर्फ पेपर आए और पेपर को आगे उस फाइल को बढ़ाया जाए इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज के। तो एनजीटी ने सजेशन भी दिया है, और इसके साथ साथ तेलंगाना गवर्नमेंट को भी एक इस तरह से फटकार लगा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सजेशन माने जाएंगे आगे ऐसी चीजें फिर से रिपीट ना हो इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले अभी आप देख लीजिए, एक प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर जो कि इंपॉर्टेंट है एनजीटी से रिलेटेड।
तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एनजीटी क्या है और कैसे वर्क करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी हियर्स मैटर्स रिलेटिंग, तो एनजीटी जो है वो किस तरीके के मैटर्स हियर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, वाटर। ठीक है, आप ऑप्शन ये अपने वीडियोस को ये पॉज कीजिए और इसके बाद आप आंसर देखिए, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आपके जो भी आपके सजेशन है वो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, इसका आंसर होगा देखिए बी 1, 3 एंड 4। ये जो एनजीटी है वो मैटर बायोडाइवर्सिटी ठीक है, और फॉरेस्ट ठीक है, और वाटर ठीक है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की जो इशू है वो एक्चुअली एनजीटी हियर नहीं करता है। ये 2015 में ये बोला था। ठीक है, तो ये 2015 में बोला था। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 14 जो है एनजीटी का, वो उस ट्राइब्यूनल को ग्रांट करता है जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस। तो सिविल केसेस जितने हैं उस पे एनजीटी की जो उस पे अथॉरिटी है, और जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू अगर आते हैं 7 इनेक्टमेंट्स जो कि शेड्यूल 1 में है, जैसे कि वाटर एक्ट, वाटर सेस एक्ट, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं जो इस एरिया में है, और जो भी सेक्शन 14 के अंडर आता है उसमें एनजीटी की अथॉरिटी है कि वहां पे वो इवन सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। सुओ मतलब अपने आप से, या फिर कोई भी पिटिशंस आते हैं उसके ऊपर वो एक्ट कर सकता है। अगर बात करूं कि जो जैसा मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज की जो फैक्टर है उस पे एनजीटी वर्क नहीं करता है। तो ये जो 2015 में एनजीटी ने बोला था, ये जो भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट बोला था कि ये जो एनजीटी है वो कैन नॉट सेटल द इशू एप्लीकेशंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होती है क्लाइमेट चेंज की वो इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर आती है, और उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर आती है। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज की जो सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन के चलते एनजीटी उसके एम्बिट में सेक्शन 14 जो मैंने आपको बताया वहां से वो अपनी पावर ड्राइव करती है। तो ये सेक्शन 14 के चलते जो है एनजीटी ये क्लाइमेट की इशू ये डिस्कस नहीं कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनजीटी क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से चेयरपर्सन होते हैं जिसकी चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले कि ये इट इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी अंडर एनजीटी एक्ट, सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, ये जो इसके थ्रू ये बनाया गया था ये जो बॉडी है। ठीक है, और ये वर्क करता है तो इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो सबसे पहले तो ये जल्दी से तेजी से जो केसेस को सॉल्व करता है। कौन से केसेस? रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में केसेस जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की जो उसको कंजर्व करना है, कैसे बचाना है, उसके बारे में अगर कुछ केसेस आ जाएंगे, या फिर अदर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये यहाँ पे एक ओपन बॉक्स है, अदर नेचुरल रिसोर्सेज, वो आपको सेक्शन 14 में जाके देखना पड़ेगा कि ये अदर नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है ये एनजीटी है, ये इंडिया जब ये बना था एक्चुअली 2010 में, तो इंडिया वाज ओनली द थर्ड कंट्री हु हैड सेट अप एनी स्पेशलाइज्ड बॉडी टू टैकल सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये जो ओनली थर्ड कंट्री था, इसमें इसके बाद ये सबसे सेकंड कंट्री कौन कौन थे? 2 और कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद इंडिया थर्ड ऐसा कंट्री था जो इस तरीके के स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाया था टू टैकल सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद ये आपको ये याद रखना है कि जो ट्राइब्यूनल होती है ये एक चेयरपर्सन इनको इसमें जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर्स। तो ठीक है, यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, और ये जो ऑफिस जो हेल्ड करते हैं वो 5 साल तक कर सकते हैं, और ये जो रीअपॉइंटमेंट इनकी नहीं हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में आए कि द चेयरपर्सन कैन बी रीअपॉइंटेड इन एनजीटी, तो आपको ये याद रखना है कि नहीं। ठीक है, और जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है सीजीआई से डिस्कस करके। ठीक है, अब मेन जो क्वेश्चंस है ये जो अभी डिस्कस किए हम कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन सबसे जो मेन क्रक्स है कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, क्या ऐसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज अभी भी हमारे 70 साल के इंडिपेंडेंस के बाद अभी भी इस तरीके की सिचुएशन होती है कि हम ग्राउंड वर्क पे नहीं जाते हैं, और जो भी फाइल्स या प्रोसेसिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज के लिए आती हैं वो ऑफिस में बैठे बैठे क्लियर हो जाता है। तो अभी क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये चैलेंज है कि रोल ऑफ पब्लिक जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज में वो बहुत लिमिटेड हो चुका है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखें पब्लिक जो कंसल्टेशन होनी चाहिए है ना, कि किस तरीके की पब्लिक ओपिनियन है, किस तरह से पब्लिक का अपनी जो परसेप्शंस है अबाउट दैट प्रोजेक्ट दैट हैज बीन टू सेट अप, तो उस तरीके की जो पब्लिक परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और उनकी जो वॉइस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है।
और सबसे इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल क्लॉजेज के लॉज होते हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में नहीं होते हैं। मतलब लोकल लैंग्वेज मतलब कि कोई भी एक मामूली इंसान, कोई भी एक आम आदमी पढ़ सके उसकी या समझ सके। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही टफ लैंग्वेज होती है जो सिर्फ स्कॉलर टाइप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके चलते क्या होता है कि जो लोकल लैंग्वेज की सेइंग होती है वो बहुत हद तक कट आउट हो जाती है। ठीक है, फिर जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंटल इंस्पेक्शन होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक डाउनग्रेडेड हो चुका है लास्ट 2-3 डिकेड्स में अगर हम देखें। और कई बार तो ये देखा जाता है कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो किसी और को हायर कर लेते हैं कि आप चले जाना वहाँ पे साइट पे विजिट कर लेना और हमें एक अपनी जो भी कुछ ओपिनियन है वो हमें दे देना और उसके ऊपर हम एक्ट करके इस फाइल को आगे प्रोसीड कर देंगे। तो इस तरह से जो इंस्पेक्शन होती है वो कहीं ना कहीं ये इस हद तक अभी हो चुका है कि जिसके चलते अभी एनजीटी को इस तरीके की ऑर्डर फिर से पास करनी पड़ती है और ये अभी सिचुएशन इस तरह से बार बार हमें देखने को मिलता है। तो आई होप कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें कुछ नया सीखे होंगे। तो आपकी अगर कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप हमें मेल कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए कुछ भी रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो एज ऑलवेज थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।